पॉपुलेशन अपने आप यूं रह जाएगी मुट्ठी भर। ये नेचर कह रही है ये बात। नेचर को इन लोगों ने ख़त्म करने की कोशिश की तो नेचर अपना काम करेगा। नेचर को इन लोगों ने ख़त्म करने की कोशिश की तो नेचर अपना काम करेगा। और इस वातावरण में रहने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है, मम अनुशासन माने जोई। सिर्फ इतना सा टुकड़ा जो है यही इस वातावरण को ख़त्म करने का तरीका है। मम अनुशासन माने जोई। जो पॉपुलेशन और ये सब फैल रहा है नहीं, जो पोल्यूशन और ये सब फैल रहा है, इसको ख़त्म करने के लिए सिर्फ मम अनुशासन माने जोई साधक। क्या मतलब है इसका बाबूजी? आप कहने का मतलब ये है कि लॉर्ड राम ने कहा था कि जो मिल गया उसी में सेटिस्फाइड रहो, और जो उन्होंने कह दिया बना दिया उसके ऊपर गुजारा करो। नेचर और को डिस्ट्रॉय मत करो। कहने का मतलब ये है कि लॉर्ड राम ने कहा था कि जो मिल गया उसी में सेटिस्फाइड रहो, जो उन्होंने कह दिया बना दिया उसके ऊपर गुजारा करो। नेचर को डिस्ट्रॉय मत करो। सब चीज़ें नेचर की डिस्ट्रॉय कर दी। सब चीज़ें नेचर की डिस्ट्रॉय कर दी। जो मेन चीज़ें थी ज़मीन और पानी, ज़मीन को डिस्ट्रॉय कर दिया, पानी को डिस्ट्रॉय कर दिया, हवा को पोल्यूटेड करके रख दिया। पृथ्वी जल वायु आग और आसमान, इन 5 तत्वों से ही ये सारा शरीर और सब कुछ बना है। पृथ्वी जल वायु आग और आसमान, इन 5 तत्वों से ही ये सारा शरीर और सब कुछ बना है। पांचों तत्वों को पोल्यूटेड करके रख दिया। जल सबसे इम्पॉर्टेंट है। जल तो देख लो, जल तो इतना पोल्यूटेड कर दिया है कि जल अब साथ ही छोड़ देना चाहता है। हंसते हुए आपने कहा कि अब 1.5 मीटर और नीचे चला गया है। पानी और नीचे खोदो तो पानी और नीचे चला गया है। समुद्र की आप जानते ही हैं क्या हालत है। ग्लेशियर्स सारे पिघलते जा रहे हैं। ये सब क्या है? दिस इज जस्ट रिजल्ट ऑफ पोल्यूशन। तुमने खाया नहीं, खाते जाओ, बैठे बैठे खाते जाओ। ये घर ही क्या बना हुआ है? तुमने खाया नहीं, खाते जाओ, बैठे बैठे खाते जाओ। ये घर ही का बना हुआ है। तो यह जो शरीर है ये 5 तत्वों से बना है। पहला तो पृथ्वी, जिसको पोल्यूटेड कर दिया, भरपूर पोल्यूटेड कर दिया। पृथ्वी जिससे कि हर चीज उगती है। दूसरा तत्व है वाटर, पानी जल, जिसका हाल आपको बता ही दिया है। फिर है आग और फिर वायु और आसमान। स्काई देख लो, तारे स्टार्स नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। अब वो आग भी दिखाई नहीं पड़ेगी। हर जगह गैस फैला दी है। चूल्हा जलाने के लिए सब जगह पेट्रोलियम फैला दिया है। हो गया पोल्यूशन भरपूर। और पब्लिक से कहते हैं कि हम पोल्यूशन दूर कर रहे हैं, गंगा जी का पोल्यूशन दूर कर रहे हैं। तो अब क्या किया जाए? इसके लिए कुछ नहीं कर सकता। आदमी आसमान से लेकर ज़मीन तक सबको पलट कर के रख दिया। आम आदमी कुछ नहीं कर सकता, बस चुपचाप बैठ जाए, खाना पीना बंद कर दे, हवा पानी पे जिंदा रहे। तो हमारे कहने का मतलब यह है कि कुछ रह नहीं गया है। ऊपर की चीज़ें तो सब बनावटी हैं। मेन चीज़ जो थी वो थी एजुकेशन। एजुकेशन को भी पोल्यूट करके रख दिया है। पहले इंटर कॉलेज के अंदर जिसमें सिर्फ 3 मास्टर हैं, न बैठने की सुविधा है, न टेबल कुर्सी है,
बोरा डाल के बैठ जाते हैं ज़मीन पे। 3 मास्टर 1000 बच्चों को कैसे कंट्रोल करेंगे, कैसे क्लासेस होंगी, और वो भी को एजुकेशन। आपने सुना होगा कि छोटे से शहर में 109 सेंटर हैं, इंटरमीडिएट हाई स्कूल के एग्जामिनेशन सेंटर्स। अब बताइए इतने सेंटर्स और कुछ नहीं जानता है कोई, न पढ़ाना जानते हैं न लिखना जानते हैं, न पढ़ना जानते हैं न लिखना जानते हैं, और टीचर बने बैठे हैं। और ये सब है क्या? इन सब को निकाल के इन सब का उत्थान करो, चाहे लायक हों चाहे न हो। ये फार्मूला अब अप्लाई हो रहा है, और कोई नहीं। एग्ज़ाम की फीस है, अगर वहाँ पे 100 करोड़ का खर्चा है तो 50 तो खुद ले लेंगे पहले ही, बल्कि बाकी में और सब लोग बांटेंगे। ख़त्म हो गई बात। पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं। मल्टीनेशनल कंपनी खुल रही हैं तो ये सब धराशायी हो जाएंगे, और ये चाहते हैं कि इनके लोगों को ऐसे ही जॉब मिल जाए बिना क्वालिफ़िकेशन के। तो ऐसे लोगों से कंपनी कैसे चलेगी? फिर तो सब भागेंगे। वो भी अब होशियार हो गए हैं। अभी भी कनाडा की कंपनी आई थी यहाँ पर लखनऊ में, वो एम्प्लॉय कर रही थी। MBA पास लड़का है। ही हैज़ बीन अपॉइंटेड एट 6000 रुपीज़ ओनली। आप समझ लीजिए, वो कंपनी भी अब समझ गई है कि डिमांड और सप्लाई की क्या सिचुएशन है हमारी कंट्री में। अब क्या होगा, कहाँ जाएगी अध्यात्म, कोई समझेगा नहीं। व्हाट इज अध्यात्म, आत्मा परमात्मा, किसको समझाओगे? तो क्या होगा, कहाँ जाएगी अध्यात्म, कोई समझेगा नहीं। व्हाट इज अध्यात्म, आत्मा परमात्मा, किसको समझाओगे? आजकल दिखावे में सड़क पे पार्क खुल जाएंगे, हाथी लग जाएंगे, इन्हीं की जय जयकार होगी और कोई कुछ नहीं कर सकता है। अब बचा क्या है? जंगल में जाओगे और वहाँ जो लोग रह रहे हैं उनका उत्थान कर आओगे। करोगे क्या उत्थान करके? जो लोग वहाँ रह रहे हैं, आज़ादी से रह रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, ये चाहते हैं कि उनको भी कंट्रोल कर लो। अरे जितने शहरों में रह रहे हैं पहले उनको तो कंट्रोल कर लो, लेकिन नहीं, सब बर्बाद होते चले जा रहे हैं। आप अपनी कंट्री में एक मॉडल बना देते खाने पीने का, कैरेक्टर का, तब दूसरे को चेक करते तो दूसरा उसको देख के अपने आप बदल जाता। भाई, जो हमारे यहाँ शराब नहीं बिकेगी तो क्यों शराब आएगी बाहर से? ऐसा मॉडल बनाते, ऐसी एजुकेशन देते तो अपने आप ही दूसरी जगह वो मॉडल अप्लाई हो जाता। अगर लखनऊ में न आए तो बाराबंकी में अपने आप हो जाएगा। लेकिन ये लोग इस तरह का कुछ करना ही नहीं चाहते हैं। आरक्षण को देखो, अब महिला आरक्षण आ रहा है। अरे कुछ क्वालिफ़िकेशन भी तो होनी चाहिए। सभासद बनने के लिए या किसी पोजीशन पे आने के लिए कुछ तो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, और कुछ नहीं तो कम से कम हाई स्कूल पास होना चाहिए। ठीक है, लेकिन क्या करें, अब ऐसे ही डिग्री मिल जाएगी, होंगे अंगूठा छाप, न स्कूल जाएगा और न ही लिखने पढ़ने वाला कोई काम करेगा। लेकिन स्कूल की डिग्री चाहिए, बगैर पढ़े आ जाएगी, मिल जाएगी। तो यह चीज़ें अपने आप होती रहेंगी, और ये सब चीज़ें इसलिए हो रही हैं क्योंकि कोई भी गाइड करने वाला नहीं है। गाइड करने वालों को इन्होंने बिल्कुल बेवकूफ़ समझ लिया है। इस वजह से जो चीज़ पैदा हुई है वो ख़त्म तो होगी ही। देसी गाय, देसी जानवर, देसी भैंस, ये सब मिलेंगे ही नहीं। देसी कुत्ता नहीं मिलेगा, देसी बिल्ली नहीं मिलेगी। सबका कल्याण हो गया है। इन सब का कन्वर्जन हो रहा है। ज़मीन के अंदर गैस फैला दी है, सारे जानवर परेशान हैं। साधक
एक दिन में डिस्कवरी चैनल पर एक प्रोग्राम देख रहा था। उसमें दिखा रहे थे कि जो मधुमक्खी होती हैं वो मोबाइल फ़ोन की जो फ्रीक्वेंसी है उसकी वजह से मधुमक्खी भूल जाती हैं कि उसको कहाँ जाना है और वो वापस नहीं आ पाती हैं अपनी जगह पर। आप सही कह रहे हैं और यही फ्रीक्वेंसी डिस्टर्ब कर रही है मेडिटेशन करने वालों को। आप सही कह रहे हैं और यही फ्रीक्वेंसी डिस्टर्ब कर रही है मेडिटेशन करने वालों को। मेडिटेशन करने वालों को भी यही फ्रीक्वेंसी डिस्टर्ब कर रही है। यही है पोल्यूशन। अब आप देखिए आज का लड़का जो 18, 17, 16 साल का है, देखो कैसे लंबे होते जा रहे हैं। लंबाई देखिए कितनी हो रही है, बढ़ती चली जा रही है। ये सब पोल्यूशन का नतीजा है और कुछ नहीं। हमें तो यह ताज्जुब आ रहा है कि आगे क्या होगा। व्हाट विल हैपन, यही कलयुग कहलाता है। उसमें लिखा हुआ कि आदमी जो कामी होता है वह कौवे की तरह से डरता रहता है। ये मानस में लिखा हुआ है। तो आप देखिए कि जब औरतें ज़्यादा पावरफुल होगी तो आदमी अपने आप उससे डरेगा। उसमें लिखा हुआ है कि आदमी जो कामी होता है वह कौवे की तरह से डरता रहता है। ये मानस में लिखा हुआ है। तो आप देखिए कि जब औरतें ज़्यादा पावरफुल होंगी तो आदमी अपने आप उससे डरेगा। और दूसरा है लोग। यही दो चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। आजकल सबको चाहिए कि जो पड़ोसी के पास है हमारे पास भी हो जाए, ये भी हो जाए, वो भी हो जाए। गाड़ियाँ देखो कितनी खड़ी हैं, न चलाना आता है न कुछ हमारे पास है। हमारे पास दिखावे के लिए कोई हैसियत है नहीं। गाड़ी खरीदने की हैसियत जिसे कहते हैं साधक, इससे भी यही होता है बाबूजी। ये ऑल आउट से मच्छर रहेगा रूम में ही, इससे भी यही होता है बाबूजी। ये ऑल आउट से मच्छर रहेगा रूम में ही, लेकिन उसको समझ में नहीं आएगा कि उसको कहाँ जाना है। उसके दिमाग पर असर करता है। मच्छर को CO2 सूंघ के पास आता है, लेकिन ये ऑल आउट उसके दिमाग पर असर करता है। आप ये ऑल आउट आदमी के माइंड पे भी असर करता है। हमने इस बात को नोट किया जो आप कह रहे हैं। आँखों पर असर करता है, सांस लेने पर असर करता है, लेकिन मजबूरी है, करें क्या। ये ऑल आउट आदमी के माइंड पर भी असर करता है। हमने इस बात को नोट किया है। जो आप कह रहे हैं आँखों पर असर करता है, सांस लेने पे असर करता है, लेकिन मजबूरी है, करें क्या। आओ आओ बैठो बैठो। तो संसार की ये हालत हो रही है। तो ऐसी बिगड़ती हालत में हाउ टू कीप योर सेल्फ पीसफुल, इस बात पे विचार करना है। ये विचार दूसरे को देख के नहीं हो पाएगा। इसमें अपनी ही पोजीशन को स्टडी करके और ये देख करके कि कैसा ज़माना है। हाउ शुड आई लीड माई ओन लाइफ, हाउ कैन आई रिमेन पीसफुल एंड अनडिस्टर्ब्ड। इसके वास्ते गुरु की ज़रूरत पड़ती है। ब्रह्म विद्या सीखने के लिए नहीं ज़रूरत पड़ती है। जब इस दुनिया में रहना आ जाएगा, संतोष आ जाएगा, तब ब्रह्म विद्या अपने आप आ जाएगी। ब्रह्म विद्या अपने आप ही सीख लेगा। इसके वास्ते गुरु की ज़रूरत पड़ती है। ब्रह्म विद्या सीखने के लिए नहीं ज़रूरत पड़ती। जब इस दुनिया में रहना आ जाएगा, संतोष आ जाएगा, तब ब्रह्म विद्या अपने आप आ जाएगी। ब्रह्म विद्या अपने आप ही सीख लेगा। ये समझ लो, अभी जैसे अभी जंगल में, खेत में, खलिहान में से चल के जब तुम रोड पर आ जाओगे, ये समझ लो कि जब अभी जैसे
अभी जंगल में, खेत में, खलिहान में से चल के जब तुम रोड पर आ जाओगे, फिर जीटी रोड पे आ जाओगे, पार करके नदी और खेत खलिहान, तो फिर अपने आप पहुंच ही जाओगे। भैया की तबीयत ठीक नहीं है गोरखपुर में। साधक: गोरखपुर में आप किया जाए, हिज कंडीशन इज नॉट गुड। अब वो कहते हैं कि आप वहाँ चले जाओ। अब वो कहते हैं कि आप वहाँ चले जाओ। कैसे चले जाएं? तुमसे बताते हैं कि जब दिमाग परेशान होता है इन सब बातों से, तो ऐसा लगता है कि माइंड इन्हीं बातों में फंसा रहता है। भैया अब मुझसे बताते हैं, जैसे मालूम पड़ता है कि हृदय में कोई चीज़ लूज हो गई है या कोई चीज़ मिस हो गई हो, ऐसा फील होता है। हार्ट इज नॉट फीलिंग एट इट्स राइटफुल प्लेस। इस तरह से लगी रहती है। जब गहराई से सोच में पड़ जाते हैं, इसी को चिंता कहा जाता है। ये चिंता कहाँ से आती है, कैसे आ जाती है, कोई नहीं जानता। अभी ये थॉट्स दिमाग में चलता रहेगा, इसी से चिंता हो जाएगी, और उस चिंता का जो भी कारण है उसके लिए हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। मज़े की बात तो यह है कि हम कुछ कर सकते नहीं हैं, फिर भी चिंता लग जाती है। मालूम पड़ता है जैसे ऑनलाइननेस, जिसका आधार नहीं मालूम होता। खुशी और गम के बीच में जो पोजीशन है वो होनी चाहिए। न कोई आवे न कोई जाए, बस इतना चुपचाप बैठे रहो, निरावस्था जैसे कहते हैं। किसे किसे समझाते रहें कि कैसे क्या किस तरह से, कोई समझ ही नहीं पाता है। हम बार बार कह रहे हैं कि भैया हम नहीं आ पाएंगे, तबीयत ठीक नहीं है। आपने हंसते हुए कहा। हमसे पूछ रहे हैं कि क्या तबीयत ठीक नहीं है? अब क्या बताएं कि क्या तबीयत ठीक नहीं है, कोई समझ ही नहीं पाता है। अब ऐसे इंटरनल पोजीशन के साथ कहीं भी जाओगे तो यू विल नॉट बी एबल टू एंजॉय। कोई कुछ पूछ ले तो उसका जवाब दे देंगे, इसके बाद फिर चुप होकर बैठ जाएंगे। ऐसी माइंड की पोजीशन जब होती है, तो अगर रात में नींद खुल गई तो बड़ी देर फिर नींद आती है। यू फील ऑनलाइननेस। ये ही खाने का है। अगर ज़बान के मुताबिक कुछ मिल गया तो खा लेंगे, और टेस्ट के हिसाब से नहीं हुआ तो बोल देंगे कि हटाओ हटाओ। और विदाउट एनी लॉस, भूख भी नहीं सता रही है। ऐसा भी नहीं है कि मज़े की बात देखो, किसी को भूख लगी है और सतावे, ऐसा भी नहीं है। तो ऐसी लागे जब उस प्रभु की तरफ, तब कुछ हो तो हो। सब समझते हैं, जानते हैं कि आगे क्या होना है, आना है, जाना है। आपने किसी के लिए कहा कि अभी उनका अंतकाल हो गया, उनकी पोजीशन यही थी। वो तो ईश्वर ने बड़ी दया करी, ईश्वर की बड़ी भारी दया रही कि ज़्यादा नहीं भुगतवाया। उसके ऊपर भी रही और हमारे ऊपर भी रही। उसे कोई मोह नहीं था किसी चीज़ से, मकान, पैसा, कुछ नहीं। जिस स्थान में जन्म लिया था उससे ऊपर वाले स्थान पर निर्माण हो गया। जिस स्थान पर जन्म लिया था उससे ऊपर वाले स्थान पर निर्माण हो गया। ये उसकी बहुत अपार दया रही, उसकी बहुत भारी कृपा रही। ये सारी बातों से ये पता चलता है कि आदमी कुछ कर नहीं सकता है। अगर कर सकता है तो वो सिर्फ ये है कि हाउ शुड आई लीड माई लाइफ सो दैट आई मे लिव हैप्पीली एंड लेट अदर्स लाइव हैप्पीली, so that I may live peacefully and die peacefully. This is the only worship.
हाउ शुड आई लीड माई लाइफ सो दैट आई may live happily and let others live happily, so that I may live peacefully and die peacefully. This is the only worship. हमारी वर्शिप का यही नतीजा होना चाहिए कि आई में live peacefully and leave this world peacefully. Live peacefully and let others live peacefully. बस दिस इज द ओनली प्रेयर, ये हमारा होना चाहिए। ओल्ड एज में मूवमेंट बंद हो जाता है। अब हम सोचते हैं कि उनके पास हो जाएं, पहुँच तो जाएंगे हम किसी तरीके से, लेकिन वापसी में वही परेशानी हमारे लिए ओल्ड एज पे जब सुनाई न पड़े, दिखाई न पड़े। अब उनकी उम्र 87 से 88 की होगी। साधक कानपुर जाने के लिए कह दीजिए, अभी चल देंगे आप। हाँ बिल्कुल, ईश्वर का शुक्र है कि इस उम्र में आपके साथ पैदल चल देंगे, अपने आप टॉयलेट वगैरह हो आएंगे। ईश्वर का बड़ा शुक्र है कि इस उम्र में भी मूविंग कंडीशन में हैं। आओ आओ। जय श्री राम भाई साहब। साधक जय श्री राम, जय श्री राम। साधक साहब हम चले गए तो हमारी गैया खाना पानी कुछ नहीं कर रही थी। साहब हम चले गए तो हमारी गैया खाना पीना कुछ नहीं कर रही थी। आप सही कह रहे हो। एक भाई के यहाँ एक कुत्ता था बड़ा ज़बरदस्त, तो उनकी वाइफ की डेथ हो गई। कुत्ते ने खाना पीना सब छोड़ दिया। भैया हमारे यहाँ भी एक गाय पिताजी ने पाली थी, और जहाँ सब बैठेंगे वो वहीं चली आती थी। उस वक्त पे जब हम लोग सयाने हो गए तो वो गाय का दूध निकालने के लिए सिर्फ माता जी को करने देगी और किसी को नहीं करने देती। और जहाँ माता जी की चारपाई पड़ी बस आके वहीं पे लेट जाएगी, फिर उसको वहाँ से कोई हटा नहीं सकता है। वहीं पे रात को सोएगी और सवेरे उठकर जाएगी। इतना प्रेम रहता है इन जानवरों को। साधक साहब भंडारे में हम लोग चले गए तो 2 दिन तक उसने चारा नहीं खाया। हमारे कमरे को देख लेती थी और चली जाती थी। तो जब भंडारे से आए तो सब ने कहा कि ये तो भूख हड़ताल पर है, तुम जाया करो तो इसे भी ले जाया करो अपने साथ भंडारे में। हम तुरंत उसके लिए खाना लेकर गए और वो खाने लगी आराम से। आप तो उससे कह दिया करो कि हम जा रहे हैं। अरे हम आपको बताते हैं कि एक बिल्ली थी, हम नेपाल बॉर्डर पर थे तो हमारे कमरे में एक बिल्ली आती थी। हम उसको खाना डाल देते थे, रोटी वो खाती ही नहीं थी। दूध में मिला के रोटी रखी तो भी नहीं खाई। हम बैठे रहे बराबर उसके लिए। फिर जो दूध देने वाला आता था उससे हमने कहा कि भैया पाव भर दूध यहाँ पर आकर रख जाया करो। उसको बता दिया था हमने भी यहाँ पर चाबी रखी है, खोल करके इतना दूध डाल दिया करो। हम छुट्टी पर आए तो भी वो करता रहा, दूध रखता रहा। जब हम वापस आए तो जब हम खाना खाने के लिए बैठे, हमारे बैठते ही वो बिल्ली हमारे पास ऊपर चढ़ के बैठ जाती थी। तो हमने कहा देखो और सुन लो कि तुम्हारे नखरे आगे कोई नहीं सहेगा, और हम 2 या 3 महीने के बाद यहाँ से चले जाएंगे, इसलिए जो मिल जाए वो खाओ पियो और आराम से रहो। हमारा ट्रांसफ़र हो जाएगा तो हमें जाना पड़ेगा। तुम्हारे नखरे ये जो दिखा रही हो ये कौन सहेगा। वो रात भर रोती रही। उसके 2-3 दिन बाद सावन भादों का महीना था, झाड़ियाँ थी चारों तरफ, बादल बारिश और बिल्कुल अंधेरी रात। समझ लो जंगल में क्या हाल होगा। ताज से भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था।
इधर चौकीदार बाहर खड़ा था। उसने कहा कि साहब बाहर ही रुक जाओ। तो क्या था कि वो बिल्ली हमारे दरवाजे पर खड़ी थी और हुंकार मार रही थी, और वहाँ पे एक पीपा रखा था। उसके अंदर सांप कोबरा, वो सांप अंदर से हुंकार मारे और ये बिल्ली इधर से पुकारे। बिल्ली ने हमको रोक दिया। तो हमने कहा कि महाराज अब हो गया, जंगल के राजा, अब तुम लोग जाओ। उन लोगों ने चौकीदार वगैरह से बहुत कुछ किया, कपड़ा जला के पीछे से फेंका गया, लेकिन उस सांप ने पीपा छोड़ा नहीं। आखिरकार उसको ख़त्म कर दिया। तो बिल्ली ने एक वफादारी दिखाई। अगर बिल्ली न होती तो पक्का वो किसी को डस लेता। और वो बिल्ली जान गई थी कि अब हम लोग वहाँ आने वाले हैं, और वो सांप भी जान रहा था। तो वफादारी के बारे में देखिए, इन जानवरों को साहब अपनी जान दे देंगे मालिक के लिए। जब हम गांव में रहते थे और सुबह जंगल जाते थे तो सारे कुत्ते जितने भी थे वो सब हमारे पीछे पीछे चल दिया करते थे, और जहां हम जंगल में पहुंचते वहां सब चारों तरफ फैल जाते थे। हम अपना काम करके उठे तो फिर हमारे पीछे वो गांव वाले हमसे कहते थे कि आपने इनको क्या सूंघा रखा है, आपके पीछे लगे रहते हैं। आपने हंसते हुए बताया कि एक बार हम जा रहे थे, निकले तो सामने सांप। हमने छाते से उसको कहा कि जाओ, तो फन खड़ा कर लिया। हमने उससे कहा वाह भाई वाह, ये हरकत दे रहे हो। बस फौरन सीधा हो गया और साइड से उतर गया और हम चले गए। जाओ, अब देरी हो रही होगी, खुश रहो। जीवनचर्या। आओ आओ, हंसते हुए आपने कहा। अब ये आती है तो हम पैर ऐसे कर लेते हैं। इधर के मौसम में और उधर के मौसम में कुछ फर्क है साधक? अब तो सेम ही हो गया है। यहाँ भी गर्मी होने लगी है, वहाँ पे ह्यूमिडिटी वाली गर्मी होती है। आप समुद्र के किनारे तो ह्यूमिडिटी होती ही है। हम एक बार बॉम्बे गए थे, वहाँ कमरे में हमने देखा कि समुद्र से जो हवा आती थी उससे जो अलमीरा वगैरह थी उनमें नमी जम जाती थी। और तुम्हारा ठीक चल रहा है साधक। जी बाबूजी, पर आप हंसते हुए आपने कहा कि पर निकल आए। और तुम्हारा क्या चल रहा है? तुम्हारे स्कूल की प्रिंसिपल बहुत सख्त तो नहीं है? साधक, नहीं, बिल्कुल नहीं बाबूजी, वो बहुत अच्छी हैं। आप हमने देखा है कि वे छोटे बच्चों वाले स्कूल्स में सब कोमल हार्टेड लेडीज रहती हैं। ज़्यादातर हमने ऐसा देखा है कि हमने यहीं पर देखा था। होम विजिट के लिए टीचर्स आती थी तो बच्चों को देखो बिल्कुल लिपटे जा रहे हैं, बिल्कुल होमली बिहेवियर। साधक, बड़े कॉलेज में तो लगता है कि सब सिर्फ पॉलिटिक्स करने आते हैं। आप कहे बड़े कॉलेज की बात अलग है, लेकिन यहाँ पर छोटे बच्चों के स्कूल्स में प्रीफर करते हैं ऐसे टीचर्स जो कि कोमल हार्टेड हों। थोड़ा एक्सपीरियंस लो और देखो तो देखो, ये CMS की जितनी टीचर्स निकली हैं वो अपना स्कूल डालती गई। यहाँ जितने स्कूल्स खुले हुए हैं ये सब CMS की निकली हुई टीचर्स के खोले हुए हैं और चल रहे हैं, भीड़ भड़क्के से चल रहे हैं। हम तो सोचते हैं कि जाने कहाँ से इतने बच्चे आ जाते हैं। ये क्या है CC में? साधक 3, बाबूजी, ये मैसेज आयल है, एक कंपनी है, सुगंध कंपनी। जब मम्मी के हाथ में फ्रैक्चर हुआ था तब ये आयल इनके यहाँ से ख़रीदा था।
मम्मी को काफ़ी फ़ायदा हुआ इस ऑयल से। ये 2 शीशियाँ आप रख लीजिए, किसी को ज़रूरत हो तो दे दीजिएगा। आप सुगंध कंपनी, कहीं पे सूजन हो तो लगा सकते हैं। कहाँ पे है एक शॉप, साधक बाबूजी हजरतगंज में एक कॉम्प्लेक्स है जनपद, उसी में उनकी शॉप है। ये अपने कॉम्बिनेशंस बनाते हैं। आप अभी आते होंगे सब, पूछ लेना किससे, किसके दर्द है, अपने हाथों से देना तब फ़ायदा होगा। इसको लगा के धूप में बैठना पड़ता है। एक चाइना का बाम आता था, वो बड़ा साथी था, ज़रा सा लगा तो कनपटी से सिर का दर्द ठीक कर देता था। बाम आता तो अब भी है, लेकिन पता नहीं कैसा होगा। अभी तक तुमने क्या एक्सपेरिमेंट किया है इस जीवन का, कि ये लाइफ क्या है एंड हाउ टू लीड। ये अध्यात्म को छोड़ो। ये क्वेश्चन जो हम पूछ रहे हैं, ये कोई नई और ख़ास बात नहीं है। ये सवाल अनादिकाल से आज तक चला आ रहा है। अनादिकाल माने लॉन्ग लॉन्ग एगो टाइम मेमोरियल, तब से चला आ रहा है। ये आते गए, चलते गए, मरते गए, फिर और पैदा हो गए, वो फिर ख़त्म हो गए। फिर एक लाइफ स्पैन है फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, देयर इज सर्टेन लाइफ स्पैन। अब हमारी उम्र इतनी हो रही है, इसमें क्या है, कुछ साल में हम चलते बनेंगे। और आप स्टडी करें हमारी लाइफ को, कि पैदा होने से लेकर एंड तक हमने क्या किया, हाउ, कि कैसी तकलीफ़ें हुई और उन तकलीफ़ों का कारण क्या था। स्टडी करो ताकि आप उन चीज़ों को रूट आउट कर सकें अपने जीवन से। भाई, ये तो हो सकता है आसानी से कि आपने किसी की लाइफ को देखा, आपने अपने फादर की लाइफ को या जिसकी भी लाइफ को आपने देखा है ठीक से, कि हाउ ही पास्ट ही लाइफ, और कैसे कैसे उसमें डिफ़िकल्टीज आई और उन डिफ़िकल्टीज को कैसे रिमूव किया गया, या उन डिफ़िकल्टीज को कैसे हम रिमूव कर सकते हैं, जिससे कि हम उन डिफ़िकल्टीज से पीड़ित न हों।